ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। धरोहरों के संरक्षण का कर्तव्य। और अभी आपने देखा है कि अहोम साम्राज्य के मैदान को यूनेस्को की सूची में जगह भी मिल चुकी है। तो उसी के संदर्भ में इसे लिखा जा रहा है। देखिए, इस तरह की जो संस्थाएं हैं ना, उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। यूनेस्को हो, WTO हो, WHO हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और जो आपका अपना एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ सभी संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने बात भी की हुई है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने असम के अहोम राजवंश के मैदान को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है। देश प्रसन्न है और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यथार्थ थी कि विरासत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मानवता की साझा चेतना है। मैदान असम के चराईदेव जिले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों की कब्रगाह है और इनका निर्माण मिट्टी, ईंट और पत्थर से किया गया है। यह एक टीलानुमा आकृति है और 18वीं शताब्दी के बाद अहोम राजाओं ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपना लिया। यह भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए गौरव की बात है। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। यह साम्राज्य 600 वर्षों तक चलता रहा और अहोम की सेना सशक्त थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नौका सेतु बनाने की तकनीक भी सीखी थी। लसित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोम ने 1671 में सराय घाट के युद्ध में औरंगजेब की मुगल सेना को हराया था और वॉर फॉकन की पराक्रम की स्मृति में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को वॉर फॉकन स्वर्ण पदक 1999 से दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर फॉकन की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण इसी वर्ष किया था। भारत के कोने कोने में राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोगों की बहुतायत है और नरसिंह रेड्डी ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करने वाले आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय नायक थे। उन्होंने सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों को मारा था और इनका नाम राष्ट्रीय चर्चा में नहीं आया। बिरसा मुंडा भी इसी श्रेणी में आते हैं और देश में सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की बहुतायत है और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्थलों को सूचीबद्ध करना और खुदाई आदि साधनों द्वारा संरक्षित करना ESI की जिम्मेदारी है। ESI ने काफी कुछ किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है और स्मारकों का संरक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य है। कुछ महत्वपूर्ण स्मारक लापता भी बताए जा रहे हैं। वर्ष 2000 आप देखते हैं कि 18 में संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी सिंधु सभ्यता की अध्ययन समिति ने हरियाणा के भिराना एवं राखीगढ़ी खुदाई के अध्ययन को महत्व दिया था और इस पुरातात्विक स्थल क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के अनुसार ईसा पूर्व 7000 से 6000 वर्ष की सभ्यता का अनुमान है और समिति के प्रमुख ने सिफारिश की थी कि कार्बन डेटिंग अध्ययन के परिणामों को ऋग्वेद, रामायण एवं महाभारत के समय संदर्भ से जोड़कर समझा जाना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता पर सवाल उठाने वाले दोरागृही वे सुमेरी सभ्यता को हड़प्पा से भी प्राचीन बताते हैं। वे हड़प्पा को सुमेरी सभ्यता की छाया मानते हैं। वे जल भरी सरस्वती और सूखी, आप देखेंगे सूखी सरस्वती के बीच समय विभाजन नहीं देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती जल भरी है और यह तथ्य हड़प्पा से पुराना है। बेशक भारत में सुमेर और मिस्र से प्राचीन सभ्यताएं हैं। इन सभ्यताओं के संबंधों का अध्ययन ऋग्वेद के तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। राष्ट्र सांस्कृतिक संपदा में अग्रणी है और संप्रति यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 168 देशों के 1199 स्थल हैं। अफसोस है कि इसमें भारत के 43 स्थल ही गणना में है। इटली भूक्षेत्र और आप देखते हैं कि जनसंख्या में भारत से बहुत छोटा है, लेकिन विश्व धरोहर की सूची में इटली में 59 स्थल हैं। जर्मनी में भी भारत से छोटा है, लेकिन उनकी धरोहर की सूची लंबी है, 52 है। प्रसन्नता की बात है कि कुंभ को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया था। ऋग्वेद पहले से ही यूनेस्को की सूची में है और इसी तरह आप देखिए यूनेस्को की मेमोरी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन भी सम्मिलित है। तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथों के समावेशन से भारत की प्रसन्नता हुई है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा एवं सहृदय लोकन की आप देखिए आनंद
वर्धन स्मरणीय हैं। इन्होंने आप देखते हैं कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। संस्कृति और दर्शन भौगोलिक सीमा में नहीं बांधे जा सकते हैं। भारत में आप देखिए विज्ञान, दर्शन और कला के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। तमाम विदेशी विद्वान भारतीय संस्कृति के प्रशंसक रहे हैं और कुछ एक विद्वान भारतीय विद्वानों की मेधा के प्रति ईर्ष्यालु भी जान पड़ते हैं। गणितीय भारतीय खोज है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक गणितज्ञ डॉन जिंग की पुस्तक नंबर का उद्धरण किया। जिंग ने लिखा था कि अनजाने में हिंदुओं की स्थान मूल्य के सिद्धांत की खोज लोकव्यापी महत्व की है। आश्चर्य है कि यूनानी गणितज्ञों ने इसकी खोज क्यों नहीं की। जिंग यूनानी गणितज्ञों द्वारा अंकों की खोज न कर पाने से आहत हो जान पड़ते हैं। और आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स फॉर द मिलियन में दाग वैन ने सटीक उत्तर दिया। हिंदुओं ने ही इस दिशा में कदम क्यों बढ़ाया? और इस प्रश्न का उत्तर हम हल नहीं कर सकते हैं अगर हम बौद्धिक विकास को कुछ प्रतिभाशाली लोगों के प्रयासों का ही परिणाम मानेंगे। कुछ विद्वान भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के लिए भारतीय धरोहरों की ओर नहीं देखते हैं। स्मारक सभ्यता और संस्कृति के संवाहक हैं और राष्ट्र की धरोहर हैं। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला था और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य तक्षशिला के आचार्य थे। और आप देखते हैं कि दुनिया के पहले इस व्याकरणकर्ता पढ़ने भी आप देखेंगे यहाँ यही के थे और पतंजलि और चरक यही के थे। अंकशास्त्री यूरोप के देश नहीं खोज पाए और तो इसका मूल कारण है कि यूरोप में ज्ञान, विज्ञान, दर्शन की सामूहिक चेतना का अभाव। और साहित्य, संगीत और सभी कलाएं भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग हैं। यहाँ गंधार, मथुरा एवं सारनाथ 3 प्रमुख शैलियां रही हैं। बुद्ध की पहली मानवीय कृतियां ये गंधार कला की देन है और माना जाता है कि इस सृजन में यूनानी कला और भारतीय दर्शन का मेल है। राष्ट्र जीवन के सभी कर्तव्यों एवं क्षेत्रों में भारत अग्रणी रहा है। मथुरा, काशी, अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारनाथ, मदुरै, तिरुपति, गुरुवायूर, कन्याकुमारी, मैसूर, कांचीपुरम और रामेश्वरम आदि अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण के केंद्र हैं। ये सभी केंद्र अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने योग्य हैं। भारत स्वयं में वैश्विक संस्कृति की धरोहर है। लेखक उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं पूर्व हृदयनारायण दीक्षित साहब के द्वारा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। असम के बारे में भी याद रखिएगा, जब असम की बात हो ही रही है। पूर्व में आपको ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये असम है। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आर्या यहाँ के क्या है, गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे। चीन का दबदबा खत्म करने का अवसर। तो आप देखिए इस समय भारत के पास चीन से आयात घटाने और वैश्विक निर्यात में उसके दबदबे को खत्म करने का एक बड़ा मौका है। इस अवसर के 3 प्रमुख आधार हैं। पहला, संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश आम बजट में किए गए प्रावधानों से भारत की आयात घटने, निर्यात बढ़ने की संभावना है। दूसरा है चीन से निकलते बड़े उद्योगों, कंपनियों और निवेश के भारत में आने की सबसे अधिक उम्मीद है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। और तीसरा, आप देखिए चीन +1 रणनीति के तहत भारत खुद को दुनिया के समक्ष एक भरोसेमंद देश के रूप में पेश कर निर्यात बढ़ा सकता है। अमेरिका सहित यूरोपीय एवं कई विकसित देश इन दिनों चीन से आयात घटाने के लिए उसके उत्पादों पर जिस तरह असाधारण आयात प्रतिबंध लगा रहे हैं और उससे उन देशों में भारत के उत्पादों का निर्यात बढ़ने की आशा है। यकीनन इस बार का बजट उद्योगों को समृद्ध करने वाला भी है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करते हुए आयात घटाने एवं निर्यात बढ़ाने के अभूतपूर्व आप देखिए प्रावधान किए गए हैं। और इसमें आप देखते हैं कि और इससे चीन का भारतीय बाजारों पर जो प्रभाव बना हुआ है उसमें कमी लाने में मदद मिल सकती है। अभी करीब 118.41 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से भारत का आयात 101.75 अरब डॉलर था, जबकि चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर है। यानी कि हमारा व्यापार घाटा है। और देखिए आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए वित्त मंत्री ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की। उद्यमी को ऐसे औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ
जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। इसमें कम से कम 100 प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर सशक्त बनाने की भी बात की है। सरकार ने जरूरी इकोसिस्टम को तैयार कर ठंडे पड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंकने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी देने के प्रावधान किए हैं। मशीनरी की खरीदारी के लिए एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लॉन्च की है। इसके तहत आप देखिए 100 करोड़ रुपए तक की लोन की गारंटी होगी। वैश्विक वित्तीय दिग्गज नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन से ग्लोबल कंपनियां बाहर निकल रही हैं और जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर की कंपनियां भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। भारत को इनको हर संभव सुविधा देकर स्वागत करना चाहिए। और इन दिनों आप देखिए यूरोपीय, अमेरिका और अन्य कई देश चीन से आयात के बढ़ते खतरों के मद्देनजर चीनी आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस कड़ी में हाल ही में यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 48% तक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित किया है। और पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देशों की चीन से आयात पर शुल्क की दरें 10% तक सीमित रही। ऐसे में विभिन्न देशों द्वारा चीन से आयात होने वाले अनेक उत्पादों पर लगातार बढ़ता शुल्क चीन के आयात को हतोत्साहित करने की एक अहम पहल है। और जब आप देखिए आयात पर वहाँ शुल्क लगने लगेगा तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब इन देशों में भारत से निर्यात की संभावना बढ़ी है। बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आप देखेंगे कि अपने एक संबोधन में कहा था कि चीन के साथ कारोबार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बावजूद वहां से आयात में हो रही लगातार वृद्धि पर उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को भी आड़े हाथ लिया और पूछा कि क्या आप उसके साथ कारोबार करेंगे जो आपके ड्राइंग रूप में घुसकर आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा हो। उन्होंने कहा कि हमें चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। जहां तक संभव हो भारत में बनाए भारत में खरीदें जो राष्ट्रीय हित में, वहीं लंबी अवधि में कारोबार के हित में भी होगा। और निस्संदेह आप देखिए इसके लिए देश के लोगों को चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। देश की बड़ी कंपनियों को भी शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं और जिनके द्वारा कल पूर्जी सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई। और जिस तरह आप देखिए यूरोपीय संघ और अन्य विकसित देशों ने चीन से आयात नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, उसी तरह भारत सरकार को भी आप देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के साथ तेजी से बढ़ते हुए व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे। ये लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। ये ऊर्जा, स्वनिर्भरता से आशय किसी भी उद्देश्य की सिद्धि के लिए केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना या एक उच्च स्तर का गुण है। यदि यह किसी के व्यक्तित्व में समाहित है तो वह व्यक्ति तनाव से स्वतः ही मुक्ति पा सकता है। हमारा जीवन आरंभ से लेकर अंत तक आवश्यकताओं पर ही टिका रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम स्वयं पर भी निर्भर हो सकते हैं एवं दूसरों पर भी। स्वनिर्भरता हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है, जबकि दूसरों पर निर्भरता रहना कहीं ना कहीं हमें अधीनता की ओर धकेल देता है। अपना कोई कार्य संपन्न करने के लिए यदि हम दूसरों पर निर्भर हैं तो निश्चित रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा कार्य कब एवं किस स्तर पर संपन्न हो पाएगा। इसके विपरीत यदि हम स्वतः ही अपने कार्य के लिए शुरुआत करें तो पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ अपने उद्देश्य की सिद्धि में लग जाएंगे एवं कार्य को अपेक्षाकृत शीघ्र पूर्ण कर सकेंगे। और सांसारिक स्वनिर्भरता के साथ साथ वैचारिक स्वनिर्भरता भी आवश्यक है। और इससे आप देखते हैं कि आशय है किसी भी विषय पर अपना दृष्टिकोण अथवा सोच को व्यक्त करने के लिए हमें किसी से अनुमति न लेनी पड़े और हम स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय के बारे में सोच सकें एवं अभिव्यक्त कर सकें। स्वनिर्भर व्यक्ति सदैव चिंता रहित एवं स्वतंत्र रहता है, क्योंकि उसे अपने विचारों, उद्देश्यों एवं कार्यों की सिद्धि के लिए किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और यदि हम अपनी आजीविका के लिए स्वनिर्भर हैं तो निसंदेह हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी तरह की चिंता विद्यमान नहीं होगी। और इसके विपरीत यदि हम अपने छोटे छोटे दैनिक खर्चों के लिए भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा मन परतंत्रता के भाव का अनुभव करेगा। इसलिए हमें स्वनिर्भर जनित स्वतंत्रता एवं सुख की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए।
सिर से ऊपर पानी। ये दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाली एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हादसा नहीं बल्कि मानव जनित त्रासदी है। और आप देखिए, बनने गए हुए थे यूपीएससी सिलेक्टेड, यानी कि आईएएस बनने, आईपीएस बनने, और आप देखिए घर में किस तरह से उनकी लाश लौटी। ये सिस्टम पर आप देखते हैं कि इन कोचिंग सेंटरों पर तमाचा, एक तरह से आप कहिए कि इन्होंने उनकी जान ले ली। तो इस त्रासदी की जड़ में घोर लापरवाही व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार है। और इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि कोचिंग संस्थान के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो सब कुछ जानते बूझते इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। आखिर जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी। स्पष्ट है कि कोचिंग संचालक और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। यानी कि आप देखिए, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पैसा का बोलबाला है ही। जल भराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 25 से 30 छात्र थे। यह तो गनीमत रही कि 3 अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जल भराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और इसका कोई विशेष उचित नहीं है कि एमसीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की आशंका अधिक है। और दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संभालने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है। बात चाहे मुंबई की हो, बेंगलोर की हो, या फिर ऐसे ही अन्य बड़े शहरों की, हर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक हैं। और इसी कारण नगर नियोजन दयनीय दशा में है। नगर निकायों के औसत जनप्रतिनिधित्व और अधिकारी कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति के चलते आम लोगों में भी नियम कानूनों के उल्लंघन की आदत पड़ती चली जा रही है। सब चलता है वाली प्रवृत्ति में इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया है। और यह आप देखेंगे, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े बड़े दावे करने और उन्हें संभालने की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त हैं। अब तो यह दुर्दशा इतनी बढ़ गई कि इसकी उम्मीद भी नहीं कर रह गई कि शहरों की दशा में कोई सुधार हो सकेगा। यह उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि अव्यवस्था और अनदेखी के चलते शहरीकरण के मामलों में हर जगह पानी सिर से ऊपर बहने लगा है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दिया करिएगा। डेंगू से बचाव, तो स्वस्थ रहने के लिए सावधानी आवश्यक है। कोई भी बीमारी तभी बढ़ती है जब लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी कई जागरूकता अभियान चलाता है, लेकिन लोग स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। इसी कारण बीमारियां बढ़ती हैं। मानसून में कई बीमारियां फैलती हैं। सतर्क रहकर इनसे बचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष जनित रोग फैलते हैं और स्क्रब, टाइफस और डेंगू से कई लोगों की मौत भी होती रही है। और स्वास्थ्य विभाग बरसात से पूर्व ही इन बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहता है और कई लोग पहले अपने स्तर पर ही उपचार करवाते हैं, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती है तो अस्पताल का रुख करते हैं। ऐसा किया जाना कतई उचित नहीं है। गत दिनों कांगड़ा जिला के पालमपुर में विद्युत बोर्ड में कार्यरत जसवान परागपुर विधानसभा निवासी की डेंगू से मौत हो गई। पालमपुर स्थित अस्पताल में स्थिति में सुधार न होने पर पीड़ित को नालागढ़ ले जाते समय तबीयत अधिक बिगड़ने पर हमीरपुर स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। बरसात में घरों के निकट पानी एकत्रित हो जाता है और जहां पर मच्छर तैयार हो जाते हैं। मच्छर के काटने से व्यक्ति को तेज बुखार होता है और जोड़ों एवं मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। इसी तरह के लक्षण दिखने पर आप देखिए, पीड़ित को तत्काल अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक है कि लोग घरों की खिड़कियों को बंद रखें। घर से बाहर निकलने पर पूरे कपड़े पहने। सबसे आवश्यक है कि अपने घरों के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि लोगों को बरसात में फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए। सावधान रहकर यह बीमारी से बचाव किया जा सकता है। ये विवाहपूर्व रक्त जांच की जरूरत, ये आजकल आप देखिए बातें हो रही हैं।
तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल थैलेसीमिया से पीड़ित 7 से 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। यह चिंताजनक संख्या देश में थैलेसीमिया और इसके अनुवांशिक संचरण के बारे में जागरूकता की कमी को उजागर करती है। दरअसल थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें गंभीर एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं होती हैं। अगर थैलेसीमिया जीन के वाहक दो लोग, जिन्हें थैलेसीमिया माइनर के रूप में जाना जाता है, एक दूसरे से विवाह करते हैं तो इस बात की अधिक जोखिम होता है कि उनके बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होंगे। और शादी से पहले आप देखते हैं कि कुंडली मिलाने का सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन थैलेसीमिया जैसे अनुवांशिक विकारों के संचरण को रोकने के लिए जोड़े की रक्त की रिपोर्ट मिलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कहीं, तो उन्होंने कहा हमारे देश में आप देखते हैं कि कहते हैं कि उनके यहाँ क्या होता है, एक कुंडली से जाना ये दिया जाता है कि कोई परेशानी तो नहीं है, दोनों की जांच करवाई जाती है। समझ रहे हैं? थैलेसीमिया माइनर व्यक्ति आमतौर पर बिना किसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या के सामान्य जीवन जीते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक दोषपूर्ण जीन होता है। लेकिन जब दो थैलेसीमिया माइनर विवाह करते हैं तो प्रत्येक गर्भावस्था के साथ 25% आशंका होती है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर रोग विरासत में मिलेगा। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चे कम जीवन काल के साथ ही एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। कई बार आप लोग कह देते हैं ना कि जन्मजात माँ बाप से या उनके परिवार से वो बीमारी उन्हें मिल गई। दोस्त थैलेसीमिया माइनर को विवाह नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य कारण थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों के जन्म को रोकना है। उचित अनुवांशिक परामर्श और जांच के साथ इस जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। अनुवांशिक परीक्षण एक सरल प्रक्रिया है जो यह निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यक्ति थैलेसीमिया जीन का वाहक है या नहीं। और जेनेटिक परीक्षण की उपलब्धता के बावजूद भारत में आमजन शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण इसके महत्व से अनजान है। थैलेसीमिया के बोझ को दूर करने में सरकारी नीतियों और सहायता भी जरूरी है, जो विवाह से पहले अनुवांशिक जांच को अनिवार्य बनाए, उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करे, विवाह से पहले रक्त परीक्षण की स्वीकृति अपनाकर समुदाय थैलेसीमिया चुनौती को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह जरूरी है कि सरकारी निकाय और निजी संस्थान थैलेसीमिया के नए उपचार विकल्पों पर शोध में निवेश करने के लिए एक साथ आएं, जो इस बीमारी को दर्द रहित तरीके से ठीक कर सकें। और विशेष रूप से जीन थेरेपी में निवेश करना, जो गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया पैदा करने वाले जीन उत्परिवर्तन को ठीक कर सकता है। यहाँ भी कुछ टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ लिया करिएगा। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां उपलब्ध करवा दी जाती है, तो जाकर वहां से देख भी लिया करिएगा। ये आप देखिए, राखी गढ़ी क्रमिक विकास की यात्रा में नया अध्याय, ये भी अच्छा लिखा गया आर्टिकल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु, रावी, सरस्वती और द्रुस्दोती नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 2000 ऐतिहासिक पुरास्थल अब तक चिन्हित हो चुके हैं। ये पुरास्थल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत समेत लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। सामान्यतः सभ्यता से तात्पर्य मनुष्य की उपलब्धियों से है, यानी सामाजिक विकास की उन्नत अवस्था को सिविलाइजेशन कहते हैं। और जब यह अवस्था अपने बौद्धिक उत्कर्ष पर पहुंचकर अलंकृत एवं परिष्कृत हो जाती है, तब आप देखें सभ्यता स्वाभाविक रूप से संस्कृति में रूपांतरित हो जाती है। हालांकि सभ्यता एवं संस्कृति दोनों अवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। और 7000 वर्ष प्राचीन सभ्यता को समेटे राखीगढ़ी से नमस्कार मुद्रा में पद्मासन अवस्था में योगी की मेड मूर्ति मिली है। कोरोना वायरस का भीषण प्रकोप झेल चुके विश्व के तमाम देश हैंड से कल्चर का परित्याग कर अब नमस्कार को आत्मसात कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि तब अभिवादन का यह पुरातात्विक प्रमाण दुनिया के लिए नया कीर्तिमान स्थापित करता है। यह इस बात का भी सबूत है कि आर्य विदेशी नहीं थे। हाल ही में ASI टीम को यहाँ से 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं, जिनके हाथों में खोल की चूड़ियां और तांबे के आप देखते हैं कि तांबे का दर्पण, अर्ध कीमती स्टोन के मनके और मालाएं मिली हैं। कई चरण में उत्खनन। गौरतलब है कि हड़प्पा संस्कृति के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर भारत सहित तमाम पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी को अद्वितीय माना जा रहा है। और इन दिनों चौथे चरण का उत्खनन चल रहा है। मई 2022 में तीसरे चरण के उत्खनन के दौरान जो महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले थे और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए सर्वेक्षण व उत्खनन को आगे बढ़ाया जा रहा है।
और राखीगढ़ी पुरास्थल को तीसरे चरण की खुदाई से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक सुनियोजित और बड़ा नगर मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि राखीगढ़ी है। यह पुरास्थल दिल्ली से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में ही हिसार हरियाणा की नारनौंद तहसील में ऐतिहासिक सरस्वती व द्रुस्दती नदियों के शुष्क दोआब में मौजूद है। वैसे तो पिछले लगभग 32 वर्षों के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरातत्वविदों ने यहाँ अलग अलग समय पर 2 चरणों में उत्खनन कराया। तीसरे चरण में उत्खनन के दौरान पुरातत्वविदों ने उन पुरावशेषों को खोजा जो पूर्व के 2 चरणों की खुदाई में उजागर नहीं हो पाया। हालिया उत्खनन के दौरान यहाँ से महत्वपूर्ण पुरातात्विक सबूत चिन्हित किए गए और टीलों से मिले हैं। और पुरातात्विक महत्व के नजरिए से राखीगढ़ी 2 गांव राखीगढ़ी खास और राखीगढ़ी साहेबपुर का समुच्चय है और इसके 7 टीलों का उत्खनन के लिए विशेष नाम देकर चिन्हित किया गया है। और सुनियोजित व्यवस्था, तो आप देखिए समकालीन नगरीय सभ्यता में राखीगढ़ी सत्ता का अहम केंद्र होने के अतिरिक्त कारोबार और निर्माण से जुड़ी गतिविधियों का प्रमुख व्यापारिक नगर था। यहाँ से बड़ी मात्रा में आप देखिए तांबे की वस्तुएं, गोमेद रत्नों से बनी वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, टेराकोटा की चूड़ियां, सैलखड़ी के स्टैम्प्स, मुहरें जिन पर हड़प्पन लिपि में कुछ लिखा हुआ है और पशुओं की मेढ़ मूर्तियां मिली हैं। यही यहाँ की एक रसोई से 4 चूल्हे मिले हैं। अनुमानतः कारीगर सामूहिक रूप से भोजन पकाते होंगे। दीवार के दोनों तरफ मल्टी लेवल पर रियासी मकानों की बस्तियां, समकोण पर काटती गलियां, चौराहे, प्रमुख मार्गों व गलियों के किनारे बड़ी पक्की नालियां के द्वारा उम्दा जल निकासी सिस्टम उस समय के लोगों की टाउनशिप प्लानिंग की बेहतरीन इंजीनियरिंग व इनोवेटिव जीवन शैली को दर्शाते हैं। एक अन्य टीले के उत्खनन से एक विराट पक्की दीवार मिलती है और जिसकी नींव में आधारभूत ढांचे के रूप में कच्ची ईंटों की दीवार मौजूद है। दीवार के साथ आप देखिए सुनियोजित तरीके से निर्मित हाउस कॉम्प्लेक्स भी पाए गए हैं। कुछ मकानों की स्ट्रक्चर और उनके किचन कॉम्प्लेक्स शानदार हैं, जो 7000 साल पहले अस्तित्व में आई खूबसूरत वास्तुकला व अभियांत्रिकी की बानगी को दर्शाते हैं। वहीं एक अन्य स्थान की खुदाई से बड़ी टाउन प्लानिंग नगर नियोजन साइट के सबूत मिले हैं और जिससे ज्ञात होता है कि 5 से 7000 साल पहले भी आधुनिक सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर तकनीक के अनुसार शहर बसाए जाते थे। तीसरी बार खुदाई में मिले महत्वपूर्ण पुरावशेषों में सबसे खास है सोन के आभूषण तराशने की फैक्ट्री। गोल्ड ज्वेलरी की इस फैक्ट्री के साक्ष्य का कालखंड 5000 साल पुराना है। हालांकि सोने के जेवर प्रचुर मात्रा में नहीं मिले, किंतु हड़प्पा कालीन सोने की एक अनूठी पट्टिका प्राप्त हुई है। इस पट्टिका पर हड़प्पा स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है जिसका अर्थ खोजने में लिपि विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। लिपि का अर्थ है स्पष्ट होने पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ आप देखेंगे कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठेगा। क्या होगा? पर्दा उठेगा। और राखीगढ़ी की तमाम टीलों से पुरावशेषों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठित पुरातत्ववेत्ताओं, विज्ञानियों व इतिहासकारों की राय है कि इस शहर की समृद्ध संस्कृति, साहित्य, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार बेहद उत्कर्ष पर थे। और इससे यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता की तमाम आर्कियोलॉजिकल साइट्स में राखीगढ़ी शहर सर्वाधिक सुनियोजित और विकसित था। विज्ञानियों, पुरातत्ववेत्ताओं व इतिहासकारों की राय के अनुसार यहाँ से मिले पुरातत्वविद प्रमाण निश्चित तौर पर आप देखिए मानव सभ्यता की क्रमिक विकास यात्रा में नया अध्याय साबित होंगे। ये हड़प्पा नहीं, अब सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो भारत की प्राचीनता के प्रमाण आज विश्व पटल पर अंकित हैं, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व इस देश का कोई इतिहास था ही नहीं। परंतु वर्ष 1921 से 22 में इतिहास ने करवट ली और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो व रावी नदी के समीप स्थित हड़प्पा का पुरातात्विक उत्खनन किया गया और दोनों ही स्थानों से आप देखिए प्राप्त समान प्रकार के उन्नत नगरों की अवशेष, मोहरें व अन्य पुरानिधियों से यह सिद्ध हो गया कि इस भारत भूमि पर 5000 वर्ष पूर्व एक उन्नत सभ्यता थी जो मिस्र व मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। और सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पुरास्थल से ही भारत की प्राचीन सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त थी। इसी कारण इस विशाल सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से संबोधित किया गया। वर्ष आप देखिए 1947 के पूर्व हुए सर्वेक्षण एवं उत्खनन के फलस्वरूप सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे
किनारे पर इस प्राचीन सभ्यता के अन्य नगरीय क्षेत्रों के अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए आप देखते हैं इस सभ्यता को प्रारंभ में सिंधु सभ्यता भी कहा गया। इस प्रकार लगभग 250 पुरास्थल सरस्वती द्रुस्दुति नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। पुरातत्वविद साक्ष्यों के आधार पर भारत की इस प्राचीन सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना उचित होगा। विषय न्याय भी है कि सरस्वती विलुप्त क्यों हुई है। इसका उत्तर भी वेदों में निहित है। ऋग्वेद के छठे मंडल में सरस्वती नदी को सप्तभागिनी कहा गया, अर्थात जिस में 7 नदियां मिलती हैं। वहीं यजुर्वेद में सरस्वती में 5 नदियों के मिलने की बात है। सतलुज और यमुना जो पहले सरस्वती में मिला करती थीं, उनके मार्ग में परिवर्तन हुआ और उनका जल सरस्वती से विमुख हो गया, और जिस कारण सरस्वती नदी सूख गई, और इस कारण ही सिंधु सरस्वती सभ्यता का अंत हुआ था। और इस प्रकार आप देखिए वेदों में दी गई जानकारी विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। और सरस्वती नदी का महत्व इसी बात में निहित है कि भारत की प्राचीन सभ्यता के मुख्य नगर जैसे कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी आदि सरस्वती व उसकी सहायक नदियों के किनारों पर आप देखेंगे कि ही अवस्थित थे। और उपयुक्त शोध कार्यों के आधार पर मानते हुए भारत सरकार ने NCERT की पुस्तकों में हड़प्पा सभ्यता के स्थान पर सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखना तय किया है। और परंतु इतने साक्ष्य होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता से सिंधु सरस्वती नामकरण होने में इतना समय क्यों लग गया? कारण सिर्फ इतना है कि विद्वानों का वह समूह जो आज भी अनौपचारिक मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया, वेदों में वर्णित पूजनीय सरस्वती नदी के अस्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सरस्वती नदी को स्वीकारना अर्थात यह स्वीकारना है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता को सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई, और आप देखते हैं कि वह एक वैदिक सभ्यता थी। और साथ ही यह भी स्वीकारना होगा कि वेद भारतीय संस्कृति की रचना है, किसी बाहरी की नहीं। और इस बात को भी आप देखते हैं कि स्वीकारना होगा कि मूल निवासी और बाहरी कहकर हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र भी तथ्यहीन है। उपयुक्त तथ्यों को स्वीकार करना इतिहासकारों के एक समूह के लिए कष्टदायक कारक है। यह तत्व उनके आकाओं द्वारा भारतीय इतिहास के साथ किए गए खिलवाड़ को ध्वस्त करते हैं, और जिसने भारत के कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुरातत्वविद कई दशकों से सरस्वती के अस्तित्व के साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, परंतु देश के विश्वविद्यालयों में बैठे इतिहासकार पुरातत्वविदों के तथ्यों को नकारते रहे। अब लंबे अंतराल के बाद पुरातत्वविदों की बात सरकार ने सुनी है। ये शुभम केवलिया असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद भगत सिंह महाविद्यालय दिल्ली में पढ़ाते हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, जो काम के आर्टिकल एडिटोरियल रहते हैं ना, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी आपको पढ़ना हुआ करे सभी तो पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सब राजनीति की बातें हो रही हैं, फिर भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक जनसत्ता का आर्टिकल, जनसत्ता का एडिटोरियल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, और आपके एग्जाम की डिमांड के हिसाब से ही लिखा जाता है, उसी लेवल का रहता है। बढ़ती आबादी और घटते संसाधन, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। तो बेतहासा बढ़ती आबादी आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दुनिया के कई देशों में बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहां उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। जाहिर है कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसी अनुपात में वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। और इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 7 जुलाई 2024 को भारत की जनसंख्या 1,44,19,10,332 थी, और यह दुनिया की कुल जनसंख्या आप देखेंगे 8.119 अरब का लगभग 18.07% है, जो विश्व के महज 2.5% भूभाग पर जीवन यापन करने को विवश है। इसी वर्ष अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर के 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए, जब आप लोग भुखमरी पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो ये सब आप लोग लिख दिया करिएगा आंकड़ा। रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के कारण 2022 में 2.4 करोड़ से भी अधिक लोगों को भोजन के अभाव में भूखे रहना पड़ा। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इस बात की ओर साफ संकेत करती है कि जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भूखे लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती गई। भोजन के अभाव पर संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट 2016 में आई थी, और जिसकी तुलना में ताजा रिपोर्ट में विश्व भर में भूखे लोगों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। और गौरतलब है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सभी नागरिकों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, दवाइयाँ या फिर
दवाइयाँ आदि मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए सरल काम नहीं है। बढ़ती आबादी के कारण ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसों आदि पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया है, और जिसे कम कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उपयोग करना जरूरी है। अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने सन 1798 में गणितीय रूप से भोजन और मानव जनसंख्या के बीच संबंधों पर विचार करके बाद में बताया कि खाद्य आपूर्ति बढ़ने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनों को समाप्त कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव पीड़ा बनी रहती है। तब तक आप देखिए जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। 1888 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भी यह शंका व्यक्त की थी कि भारत में कृषि उत्पादन कम है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ अकाल पैदा होता है। इसके बावजूद 1871 से 1941 तक भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 0.60% रही, जबकि दुनिया का औसतन 0.69% था। हालांकि 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। 1931 में आप देखिए जनगणना में सामने आया भारत में 1921 से 1931 के बीच प्रतिवर्ष 1% की दर से जनसंख्या बढ़ी तो सभी चौंक गए, लेकिन 1951 के बाद यह दर लगभग 2% के आसपास पहुंच गई। वैसे 1970 के दशक से देश की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई, जो संभवतः पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर किए गए सुधारों का परिणाम है, क्योंकि अब जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाई गई जहां लोग शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते हैं। हालांकि यह गिरावट अपेक्षाकृत काफी धीमी रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में वर्ष 1971-81 के बीच 2.5% रही वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की दर 2011 से 16 के मध्य आते आते 1.3% रह गई। कितनी? 1.3% रह गई। और इसमें आप लोग देखेंगे, और इसका दूसरा पक्ष है कि जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के घटने से देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगा है। और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 तक भारत की कुल कर्ज का बोझ 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं विश्व आर्थिक मंच की 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता में भारत का स्थान 90वां है। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की 15 नवंबर 2022 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत चीन को पछाड़ देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र के आकलन को झुठलाते हुए अप्रैल 2023 में ही चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी एक अन्य रिपोर्ट जारी की थी। और देखिए एक बात यहाँ और जान लीजिए आप लोग कि जब जनसंख्या बढ़ने के नुकसान आप लोग लिखें ना, तो ये सब आप लोग उसमें शामिल कर लिया करिएगा। हालांकि 2011 के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है। बहरहाल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारी, गरीबी, लाचारी आदि ऐसी समस्याएं हैं जो किसी भी समाज के नैतिक, सिद्धांतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और आप देखते हैं कि नैतिक ताने बाने को ध्वस्त कर सकते हैं। इसके कारण व्यक्तियों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन बाधित हो सकता है। और तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो समाज में चारों ओर हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चोरी, झपटमारी, हत्या, आत्महत्या, उग्रवाद, आतंकवाद जैसे अपराधों में बेहताशा वृद्धि होगी। लोग कानून और लोकलाज की परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाएंगे। कमोबेश आज ऐसी ही परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है। वैसे जनसंख्या को लेकर भारत के अनुभवों की बात करें तो आश्चर्य होता है कि इंदिरा गांधी को छोड़कर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकार की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए और जिससे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके। शायद सरकारें जनता को नाराज करने से बचती रही होंगी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में यह धारणा व्याप्त थी कि अधिक जनसंख्या विकास का पैमाना है। और दरअसल उन दिनों जनसंख्या का कम होना नकारात्मक परिस्थितियों की देन माना जाता था और जो आप देखें एक बुरी स्थिति थी। किंतु समय के साथ हमारी सोच में बदलाव आता गया और हमने इस पर विचार करना शुरू किया। क्या भारत इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने में सक्षम है? और आप देखेंगे समय समय पर आने वाले भयानक सूखे और अकाल की त्रासदी से ने भी इस चिंता को रेखांकित किया है। मगर 1970 के दशक तक हमारी सरकारें इसमें आप देखेंगे हमारी सरकारें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर आप देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का समाधान ढूंढती रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से अपनाया गया तो लोग आप देखते हैं कि लोग बेहद नाराज हुए और उसके बाद से बढ़ती जनसंख्या पर राजनेताओं ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। और भूमंडलीकरण के बाद
बाद भी जनसंख्या का मुद्दा भारत में दबा रहा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई और राज्यों से इसे रोकने के लिए योजना बनाने का आह्वान भी किया। 2024 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजी से बढ़ती आबादी, जनसांख्यिकी में आए बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने का ऐलान किया है, जो विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव देगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।